Welcome to Avinash Chemistry Classes, your smart way to learn chemistry for CBSE, NET and IIT Foundation। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बता दें, इस बारे में आपसे चर्चा करें कि आखिर में इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता दें कि जब एलिमेंट्स के नंबर बढ़ने लगे, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने फिगर के साथ रिप्रेजेंट किया है कि आपका माइंड सेट हो और आप फिगर से विजुअलाइज कर सके कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। हम आपसे बता दें कि जब एलिमेंट्स के नंबर बढ़ने लगे, साइंटिस्ट के लिए उन्होंने इंडिविजुअली याद रखना और उनके प्रॉपर्टी समझना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वो खोज करते जा रहे थे, लेकिन उसका किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन बेटा इसलिए किया जाता है, उसको रीअरेंज इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको आसानी से हम अध्ययन कर सके, उसके बारे में जान सके। तो एलिमेंट्स के बारे में खोज तो होने लगा, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उनको इंडिविजुअली किसी भी एलिमेंट्स के बारे में याद रखना, प्रॉपर्टीज उनका समझना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो उसको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी उस समय। क्लासिफिकेशन में बताता है कि किसी भी चीज को रीअरेंज करके कैसे उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाए, किस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है, ताकि हम उन्हें सिमिलरिटी एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके। आज का लेक्चर का एम है कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। आज हम लोग जो चैप्टर में जो आज पढ़ रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें यह है कि किस प्रकार एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया और उनके प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी वे पर रिपीट होती है। इन सब चीजों के, यानी कि हम लोग एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं, पीरियोडिसिटी आखिर में आया कैसे, कौन कौन से साइंटिस्ट की इसमें भूमिका रही, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर लिखा है कि व्हाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज नीडेड, क्यों आवश्यकता पड़ी। 118 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली कैसे रख के उसका स्टडी किया गया, उनके प्रॉपर्टी, उद्देश्य क्या, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इनके जो 118 एलिमेंट्स मिले उनके प्रॉपर्टी को सही वे में कैसे पढ़ा जाएगा, आज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। आपको बता दें बेटा कि जो आप लोग पढ़ते पीरियोडिक टेबल, उसको सबसे पहले आपको बता दें, देखिए पहले आप ये देखिए, अर्लियर, मैंने पहला ही हेडिंग डाला है, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन के अर्ली अटेम्प्ट्स में क्या होता है। पहला था, सबसे पहला बेटा जो नाम जो निकल के आया था, जो पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था, वो थे डोवेराइनर ट्रेड्स, जो 1817 ईस्वी में इन्होंने अपना मत रखा था। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो 1864 में आया। फिर उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया 1869 में। और फाइनली जब इन लोगों ने इतना मेहनत कर लिया, फाइनली उसमें कुछ कम ज्यादा करते करते उसको सही तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ 1913 ईस्वी में आया। एक तरह से जर्नी भी एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर तक का ये शुरू हुआ था। तो मैंने आपसे कहा डोवेराइनर ट्रेड्स के बारे में, सबसे पहला जो निकल के जो नाम निखरता है उसमें, वो है डोवेराइनर साहब का। डोवेराइनर साहब का ट्रेड्स क्या था आपको बता दे बेटा, स्क्रीन पे देखिए डोवेराइनर ट्रेड्स क्या कहा। डोवेराइनर साहब ने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी। डोवेराइनर साहब क्या किए, उन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया और उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टी सेम थे। और उन्होंने नोटिस किया कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के बराबर होता है। जैसे आप लिथियम ले लीजिए, देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। आपको बता दें बेटा, देखिए जिसमें मैंने नहीं, डोवेराइनर साहब ने ये कहा, डोवेराइनर साहब का ये मत आया, उन्होंने कहा, उन्होंने नोटिस किया कि जो मिडिल एलिमेंट्स होते हैं, मिडिल एलिमेंट तीन एलिमेंट का ग्रुप लिया जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और उन्होंने कहा कि तीन एलिमेंट के जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसके मास जो होगा वो एवरेज होगा अगल बगल दोनों एलिमेंट्स के। तो एग्जाम्पल में हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ले रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए, पहला मैं लिखा है, कई एग्जाम्पल दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो।
एलिमेंट में लिथियम सोडियम पोटेशियम लिया, आपको पता है बेटा कि लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का मास देख ले लेंगे, फिर सोडियम का मास ले लेंगे, एटॉमिक मास ले लेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, उसका एटॉमिक मास लिए, सोडियम का 23 लिए, पोटेशियम का 39। कैसे निकल के आया बेटा, मैंने कहा कि डोबराना साहब ने कहा कि लिथियम और पोटेशियम, ये जो दो एलिमेंट के बीच में जो सोडियम है, इस सोडियम का जो एवरेज, ये जो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकल के आया, वो लिथियम और पोटेशियम के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। कैसे मीन निकालते हैं हम, लिथियम क्या है, एक साइड में लिथियम एक साइड में पोटेशियम है, तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, तो 7 + 39/2 कर दो, क्या आएगा 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना निकल गया 23। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम का ले लें, स्ट्रोनियम का ले लें और बेरियम का ले लें। तो अलग अलग दो तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप लिया, तीन तीन एलिमेंट में पहला कैल्शियम ले लो, स्ट्रोनियम ले लो, बेरियम ले लो। अब इनका एटॉमिक मास जो होगा 40 + 137 का जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी, वो स्ट्रोनियम का एटॉमिक मास होगा। ऐसा डोबेराइनर साहब ने ये बात कहा था। ये सिंपल बट ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन था डोबेराइनर साहब का, बहुत ही सिंपल वे में, लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन था बेटा। ये तो डोबेराइनर साहब ने बताया कि ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटेशियम, मैंने आपको दिखाया। अब मैं बात करता हूं न्यूलैंड साहब के बारे में, जो दूसरा मत है न्यूलैंड साहब के बारे में, उन्होंने बहुत ही मजेदार तरीके से इनको बताया। न्यूलैंड साहब ने बोला कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, आपको बता बेटा इंक्रीजिंग का मतलब होता है घटते से बढ़ते हुए क्रम में। न्यूलैंड साहब ने बोला कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे, तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट होती है, जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव सा रे गामा प ध नी सा, फिर सा रे गामा, यानी कि हर 8वां जो भी होगा बेटा, वो पहले यानी कि पहला का जो 8वां होगा वो दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, इसको ही ऑक्टेव्स के नाम से जाना गया। तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव्स के होते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये रूल सिर्फ कैल्शियम तक काम करता था। ये नियम न्यूलैंड साहब ने अपनी जो भूमिका निभाई बेटा, वो बहुत शानदार रही, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि इनका जो ये नियम था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित रह गया। उसके बाद ये फेल हो गए, न्यूलैंड साहब भी फेल हो गए। म्यूजिकल ऑक्टेव थे, म्यूजिकल जो कहते कौन दिया था, तो न्यूलैंड साहब ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, जो सारा गामा पाधा नीसा, ये जो ये 7 या 8 स्वर होते हैं संगीत के, उसी स्वर पे इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया था। अब डोबेराइनर साहब ने बताया, न्यूलैंड साहब ने बताया। अब आते हैं मेंडलीव साहब, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। नाउ कम्स द रियल जीनियस डिमिट्री मेंडलीव। मेंडलीव साहब ने काफी हद तक इन्होंने अपना नियम सही था, इनका नियम काफी हद तक सही था। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर पर अरेंज किया और कुछ जगह इम्पटी छोड़ दी, मतलब जो उनको पता था उसका उन्होंने रखा, जो नहीं पता उसके लिए जगह छोड़ दी। कि कितनी बड़ी बात होती है। यही उनका नियम को सफल होने का बहुत बड़ा कारण बना। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर पर अरेंज किया और कुछ जगह इम्पटी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने बाकी है। उन्होंने इका एलिमेंट्स यानी लाइक इका, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मैंने इका एलिमेंट्स कहा बेटा, इका एलिमेंट्स का मतलब जैसे इका, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये प्रिडिक्ट भी किए, जो लेटर ऑन करेक्ट निकले। इन्होंने जो प्रोडिक्शन किया था बेटा, बहुत ही जबरदस्त किया था और काफी हद तक ये सही निकले। अब मैं बता दूं कि इनका सबसे बड़ा जो रीजन रहा बेटा, उनका अचीवमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि उनका अचीवमेंट क्या रहा। चलिए मैं आपको आगे समझाता हूं, आगे स्लाइड में। उनकी अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव का टेबल ने केमिस्ट्री को एक सिस्टम दिया जहां एलिमेंट्स को लॉजिकली अरेंज किया गया। उन्होंने नए एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट किए
और कुछ एटॉमिक मासेस करेक्ट किए। ट्रूली ही वॉज द फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और इन्हें ही फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नाम से जाना गया। लेकिन बेटा बता दें कि हर एक चीज की लिमिटेशन होती है, लिमिट्स होती है, उस लिमिट्स पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो अब मेंडलीव साहब की लिमिटेशन क्या थी, तो उस लिमिटेशन को आप अगले स्लाइड में मैं आपको दिखा दूं कि मेंडलीव साहब की जो लिमिटेशन थी वो क्या थी। लेकिन उनके टेबल में कुछ लिमिटेशन भी थी, वो लिमिटेशन क्या थी मैं वही आपसे चर्चा कर रहा हूं। जैसे आइसोटोप्स का पोजीशन क्लियर नहीं था। आइसोटोप, आइसोबार आप जानते होंगे, तो उसमें जो आइसोटोप था, आइसोटोप जो किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप होता है उसका पोजीशन क्लियर नहीं था। हाइड्रोजन कहां रखे, मेटल जैसे नॉन मेटल जैसे, या ये कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन कहां रखे, मेटल कहां रखे, नॉन मेटल कहां रखे, ये बहुत ही कंफ्यूजन रहा, ये लिमिटेशन रहा उनका। और सबसे बड़ी बात, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट तब तक आया ही नहीं था, इसलिए पीरियोडिक वेरिएशन के एक्चुअल रीजन समझ ही नहीं आया। लिमिटेशन सबसे बड़ा कारण क्या था बेटा, सबसे बड़ी बात यह थी कि एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट तब तक आया ही नहीं था, इसलिए पीरियोडिक वेरिएशन का एक्चुअल रीजन समझ ही नहीं आया। अब आता है बेटा, जब लिमिटेशन आ गया तो आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये 1913 में आया, जिसने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट मासेस, और इसी से बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो आज तक हम उस यूज करते चले आए। लिखा है आपकी स्क्रीन पे कि फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर प्रपोज्ड बाय मोजले। मोजले साहब ने बेटा ये दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अगर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें बेटा, ये देखो, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है जो स्ट्रक्चर, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। एलिमेंट्स को उनके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर SPDF ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। दिस टेबल इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये जो टेबल बेटा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मॉडर्न केमिस्ट्री का बैकबोन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। रिकॉल करते हैं, लेट्स रिकॉल कि ग्रुप 1 एंड 2 S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 13 एंड 18 P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए लिखा है S ब्लॉक ग्रुप 1 और 2 के होते हैं, P ब्लॉक ग्रुप 13 18 के होते हैं। D ब्लॉक के जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल, जो D ब्लॉक होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट F ब्लॉक होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा संक्रमण तत्व। ठीक है, तो अति संक्रमण इनर ट्रांजिशन, क्योंकि पहले वो ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन से उस एलिमेंट को निकाला गया, तब वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम रखा गया। जो इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ब्लॉक के आते हैं, ये ब्लॉक हेल्प करते हैं एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करने में। बात करते हैं, असली बात आती है पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर। ये रिपीटिशन आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है। सिमिलर रूल, सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये पीरियोडिसिटी होता है। अब इसमें बात करता है एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस होता है। अक्रॉस अ पीरियड, अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, रेडियस डिक्रीजेज। जो ग्रुप बनता है वो अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम होता है, और जो पीरियड होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो अक्रॉस पीरियड की तरफ जाने पर रेडियस जो होता है डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जैसे जैसे किसी चीज के ऊपर प्रेशर पड़ता जाता है, चार्ज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी साइज क्या होती है? छोटी होती जाती है। यदि ग्रुप के बारे में बात करते हैं, टॉप टू बॉटम के बारे में बात करते हैं बेटा, तो बताते हैं रेडियस इंक्रीज करता है क्योंकि न्यू सेल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। इनमें अलग अलग सेल ऐड होते जाते हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बीच की दूरियां भी बढ़ते जाती है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाता है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस है क्या? केटायंस का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन। एनायंस का साइज बड़ा होता है बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल सोडियम प्लस, सोडियम माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस या क्लोरीन डॉटेड पे डबल स्ट्रक्चर पे दिखा दो। यानी कहने का मतलब केटायंस जो होता है वो लेस देन होता है पेरेंट एटम्स के, और एनायंस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है पेरेंट एटम के। ठीक है, अब फिगर में देख सकते हो। अब बात करते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी जो एक मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में लगती है अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीजेज न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होता है, डाउन अ ग्रुप डिक्रीजेज। यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में देखा जाएगा तो वो इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि शिल्डिंग ज्यादा होता है। फ्लोरीन और नोबल गैस में ये वैल्यू काफी हाई होती है। आपको पता है, याद रखना कि फ्लोरीन और नोबल गैसेस में इनकी वैल्यू काफी हाई होती है, याद रखना ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है। यानी क्या, देखो अब मैंने क्या कहा, पहले मैंने पढ़ा आपसे, मैंने बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है, वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहती है कि कितना हमने गेन किया। जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज या ऑब्जर्व होती है। अक्रॉस पीरियड मोर निगेटिव हो जाती है, लेकिन नोबल गैसेस में पॉजिटिव होती है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। अब हम बात करते हैं बेटा, अगला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अक्रॉस पीरियड में देखेंगे कि इंक्रीज होता है, डाउन ग्रुप में डिक्रीज होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स होता है। पाउलिंग स्केल के हिसाब से देखा गया बेटा तो फ्लोरीन का 4.0 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। फ्लोरीन देखिए, मैंने यहाँ पे सर्कल भी किया हुआ है, इस फिगर में मैंने आपको सर्कल दिखाया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा सबसे ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं आपसे वैलेंसी एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। वैलेंसी एलिमेंट्स का अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है अक्रॉस ए पीरियड, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज करती है। पीरियड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, देन डाउन टू क्लोरीन 1। सोडियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, सिलिकॉन का 4 होता है, तो नीचे जाएंगे तो क्लोरीन का 1 होता है। दिस पैटर्न शोज द पीरियोडिक नेचर ऑफ वैलेंसी। देखो मैं फिगर के साथ मैं आपको रिप्रेजेंट किया हूं, आप विजुलाइज कर सके, आप अपने कॉमन सेंस का यूज कर सके, आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, लेकिन इसलिए मैं आपको फिगर के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आप इसको देखे विजुलाइज करें और चीजों को समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम करते हैं अगला एनोमलीज एंड एक्सेप्शंस के बारे में। जो पीरियोडिसिटी बेटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक्सेप्शन तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, वो है क्या, चलो इसको समझते हैं। इसमें देखो कि कुछ स्पेशल केसेस हमेशा केमिस्ट्री में होते हैं, जैसे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, जिंक टू पारा पे जाइए। एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जैसे La टू Lu जाइए, और डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम मैग्नीशियम और बेरियम एल्युमिनियम का देख लीजिए। ये एक्सेप्शन टेबल को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ये सब एक्सेप्शनल है। ठीक है, अब हम सब चीजों को समझ लेते हैं कि समरी एंड एप्लीकेशन क्या क्या रहे हैं। सो फाइनली स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। इससे हम किसी भी एलिमेंट्स के केमिकल
बिहेवियर, बॉन्डिंग और रिएक्टिविटी इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग periodicity इज द की ऑफ अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड केमिस्ट्री टू एजी बनाते हैं और एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। इसके आगे की चीजों को हम समझेंगे। तब तक के टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।